दोस्तों नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे एक हाई प्रोफाइल मामले की राजनीतिक चर्चा गलियारों में जबरदस्त है, लेकिन इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से कानूनी बारूद से भरा हुआ है। वजह है एक हाई प्रोफाइल टकराव जिसमें एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस श्रवण कांता शर्मा। यह कोई साधारण केस नहीं है, यह वो मामला है जिसमें कानून, राजनीति, एजेंसियां, कोर्ट की गरिमा, पब्लिक परसेप्शन और एक पूर्व मुख्यमंत्री की साख सब कुछ एक साथ दांव पर लगा हुआ है। कहानी यहां तक अब पहुंच चुकी है कि केजरीवाल ने खुलकर ये कह दिया कि उन्हें जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की बेंच पर भरोसा नहीं है और उन्होंने मांग कर दी कि जस्टिस शर्मा उनके केस की सुनवाई से खुद ही हट जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई आरोपी या कोई पूर्व सीएम या कोई रसूखदार राजनेता क्या अदालत से ये कह सकता है कि मुझे फला जज पसंद नहीं है, आप हट जाइए? क्या ये न्याय की मांग है या अपनी पसंद की बेंच खोजने की कोशिश? और सबसे जरूरी बात यह है कि जस्टिस श्रवण कांता शर्मा आखिरकार कौन है जिनके खिलाफ इतना बड़ा दावा कोर्ट के रिकॉर्ड में डाल दिया गया है। इस पूरे विवाद में मसाला भी है, कानून भी है, राजनीति भी है, वो सवाल भी है जो हर आम आदमी के दिमाग में आता है। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर जज पर सवाल उठा सकता है तो क्या एक आम आदमी भी ऐसा कर सकता है? और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? चलिए अब इस हाई प्रोफाइल कानूनी दंगल को आसान भाषा में पूरे संदर्भ के साथ समझते हैं, ताकि ये वीडियो देखकर आपको लगे कि इस मामले को जानने के लिए अब आपको अलग से गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मामला इतना बड़ा क्यों है? दिल्ली शराब नीति केस यानी कि एक्साइज पॉलिसी केस कोई केस नहीं, एक राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुका था। इसमें ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट है, मीडिया है, जनता है। अरविंद केजरीवाल इस केस में गिरफ्तार हुए, जेल भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत भी मिली, लेकिन कानूनी बहस तेज हुई और दिल्ली की एक निचली अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके साथ इस केस में शामिल तमाम 23 अन्य लोगों को साल 2026 के फरवरी माह में इस मामले में बरी कर दिया गया। बताया गया कि इसमें कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसी पूरे दौर में दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं भी पहुंची, कहीं गिरफ्तारी को चुनौती, कहीं रिमांड, कहीं जांच एजेंसी के अधिकारों पर सवाल और कहीं जमानत। और इस दौरान एक नाम बार बार सामने आया, जस्टिस श्रवण कांता शर्मा। केजरीवाल की टीम का आरोप है कि जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने पहले के आदेशों में ऐसी टिप्पणियां की जिससे लगता है कि जज पहले से मन बना चुकी हैं कि इसी आधार पर मांग की गई कि वे इस केस से खुद को अलग कर लें। यह कहानी सिर्फ एक केस की नहीं रह जाती है, ये न्यायपालिका की निष्पक्षता या फिर यूं कहें कि परसेप्शन की कहानी बन जाती है। और धारणा यानी कि परसेप्शन का असर लोकतंत्र में बहुत भारी होता है। कौन है जस्टिस श्रवण कांता शर्मा, ये आपको बताते हैं। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा दिल्ली कोर्ट की उन जानी मानी जजों में गिनी जाती हैं जिन्हें सख्त टेक्निकल और सबूतों के आधार की सोच यानी कि एविडेंस ड्रिवन अप्रोच के लिए जाना जाता है। उनकी छवि एक ऐसे जज की छवि है जो कोर्ट रूम में भावनाओं से ज्यादा कानून की भाषा को तवज्जो देते हैं। उनका करियर सिर्फ हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है, वे उस सिस्टम से निकली है जहां रोज हजारों आम लोग आते हैं। छोटे विवाद, घरेलू झगड़े, जमीन के केस, धोखाधड़ी, क्रिमिनल ट्रायल, गवाही, जमानत, पुलिस की चार्जशीट, ये सब कुछ शामिल होता है। यानी कि उन्होंने कानून की किताब सिर्फ पढ़ी नहीं है बल्कि उसे जिया भी है। वकालत से जस्टिस श्रवण कांता की शुरुआत। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने 1991 में दिल्ली बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्ट्रेशन करवाया। यह वो दौर था जब दिल्ली की अदालतों में डिजिटल सबूत नहीं होते थे, सीसीटीवी का जमाना नहीं था और मोटी मोटी फाइलों का चलन था। उस दौर में वकालत का मतलब था रोज कोर्ट जाना, बहस करना, जजों के सामने दलील पेश करना और
सिस्टम की कमजोरियों को बहुत पास से देखना। उसके बाद दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में एंट्री हुई। साल 2002 में वे दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में शामिल हुई। यहां से उनका रोल बदल गया। अब वे बहस करने वाली नहीं बल्कि सुनकर फैसला देने वाली बन गई। यहां से उनका सफर असल में शुरू होता है, क्योंकि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का मतलब है निचली अदालतों में क्रिमिनल और सिविल मामलों की सुनवाई। यही वो जगह है जहां भारत का न्याय तंत्र असल में सांस लेता है। यहीं पर जज को पता चलता है कि एक एफआईआर कैसे बनती है, पुलिस कैसे जांच करती है, गवाह कैसे पलटते हैं और केस कैसे कमजोर या मजबूत होते हैं। प्रिंसिपल और जिला सत्र न्यायाधीश तक फिर उनकी पहुंच हुई। हाईकोर्ट में आने से पहले वे साकेत कोर्ट में प्रिंसिपल, जिला और सत्र न्यायाधीश जैसे पावरफुल पद पर रह चुकी है। यह कोई सामान्य पोस्ट नहीं है। यहाँ जज सिर्फ केस नहीं सुनता बल्कि अदालत के प्रशासन, न्यायिक अनुशासन और केस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी संभालता है। इस पद पर बैठने वाला जज हजारों केसों की दिशा तय करता है। यही वजह है कि जस्टिस शर्मा को कोर्ट मैनेजमेंट और केस प्रोसेसिंग का अच्छा अनुभव माना जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनी। मार्च 28, 2022 को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, हाई कोर्ट में आने के बाद जजों पर दबाव अलग होता है। यहाँ सिर्फ कानून नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट, मीडिया स्क्रूटनी और राजनीतिक असर भी जुड़ जाता है। और जस्टिस श्रवण कांता शर्मा का नाम हाई प्रोफाइल मामलों में लगातार सामने आने लगा। जस्टिस शर्मा की पहचान आखिरकार क्या है? कानूनी गलियारों में उनकी पहचान एक सख्त व्याख्या यानी कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करने वाले जज के रूप में बनती है, यानी कि कानून के शब्दों को पकड़कर चलने वाली, किसी भी पक्ष को सिर्फ सहानुभूति के आधार पर राहत देने वाली नहीं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वे डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल दस्तावेज और प्रक्रियात्मक अनुपालन यानी कि प्रोसीड्यूरल कंप्लायंस को लेकर काफी सख्त है। यही वजह है कि ईडी और सीबीआई जैसे मामलों में जहां पेपर वर्क और डिजिटल ट्रायल अहम होता है, वहां उनके आदेशों पर सबकी नजर होती है। और अब आते हैं असली सवाल पर, केजरीवाल और जस्टिस शर्मा की खटास शुरू कहां से हुई? कहानी का बड़ा मोड़ आया 9 अप्रैल 2024 को, जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। उनका तर्क था कि गिरफ्तारी गलत है, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है और राजनीतिक बदले की भावना से काम किया गया है। लेकिन जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की बेंच ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने माना कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार थे। यहीं से टेंशन शुरू हुई, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज नहीं की, कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ टिप्पणियां भी की और वही टिप्पणियां केजरीवाल की टीम को चुभ गई। कौन सी टिप्पणियां थी जो विवाद की जड़ बनी? कोर्ट ने कहा कि अदालतें राजनीति का अखाड़ा नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कानून किसी आम आदमी और मुख्यमंत्री में फर्क नहीं करता है। और कोर्ट ने यह माना कि जांच एजेंसियों को अधिकार है कि वह पूछताछ के लिए बुला सकती हैं, चाहे आरोपी का कद कितना भी बड़ा क्यों न हो। अब ये बातें तकनीकी रूप से देखें तो कानून की किताब में बिल्कुल फिट बैठती हैं, लेकिन राजनीति की भाषा में ये टिप्पणी बहुत तीखी लगती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि अदालत की भाषा में टोन न्यूट्रल होनी चाहिए, जबकि कोर्ट का जरिया यह होता है कि यदि कोई पक्ष कोर्ट को राजनीतिक मंच बनाता दिखे तो कोर्ट उसे रोकने के लिए ऐसी टिप्पणियां करता है। यहीं से केजरीवाल की टीम को लगने लगा कि जस्टिस श्रवण कांता शर्मा का रुख उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है। अब रिक्यूजल क्या होता है और केजरीवाल ने मांग क्या की, उस शब्द को लेकर जहां हम आते हैं अब, जिसने पूरे विवाद को आग लगा दी है, वो शब्द है रिक्यूजल। रिक्यूजल का मतलब होता है कि जज खुद को किसी भी केस की सुनवाई से अलग कर ले, यानी कि जज स्वयं कह दे कि इस मामले में मैं नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी, ये केस किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब केजरीवाल की दलील क्या है? केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई है, उसका सार यही है कि पिछले आदेशों में जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले से धारणा बना ली है, और अगर जज पहले से मन बना चुका है तो निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा खत्म हो जाता है। केजरीवाल का तर्क है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि उसे
होते हुए भी दिखना चाहिए, यानी कि जनता को भी दिखना चाहिए कि कोर्ट इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है। उनकी मांग यही है कि शराब नीति केस से जुड़ी जिन उनकी याचिकाएं किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दी जाए और उन पर निष्पक्षता के साथ कोर्ट में बहस होती हुई नजर आए। तो केजरीवाल ने ये सब कह करके जिस तरीके से हाइप लेने का प्रयास किया है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार शराब नीति मामले में अब उन्हें राजनीतिक तौर पर भी क्या इस कोर्ट के जज पर कमेंट करने के इस पूरे प्रकरण में सियासी फायदा मिल पाता है या नहीं, या फिर ये केजरीवाल का कोर्ट की प्रक्रिया पर, जज की मानसिकता पर सवाल खड़े कर देना क्या उन्हें राजनीतिक तौर पर अब नुकसान भी पहुंचाने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया, उसका हमें कमेंट बॉक्स में बहुत इंतजार रहता है। प्लीज कमेंट जरूर करें, अपनी राय को कमेंट में जरूर रखें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।